स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉलरिज का जीवन काल कब से कब तक रहा है। कॉलरिज का जो जीवन काल है वो 1722 से 1834 ईस्वी तक रहा है। इनका जन्म इंग्लैंड के डेवनशायर में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। इनके अनुसार कल्पना के दो रूप होते हैं। ये कल्पना के दो रूप मानते हैं। पहला जो है वो मुख्य कल्पना का नाम देते हैं और दूसरे को गौड़ कल्पना का नाम देते हैं। तो मुख्य कल्पना जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसे, समझ, और दूसरी जो है वो गौड़ कल्पना यानी रीजनिंग और तर्क। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी पूछे परीक्षाओं में कि कॉलरिज के अनुसार कल्पना कितने प्रकार की होती है, तो वो दो प्रकार की होती है। मुख्य कल्पना यानी अंडरस्टैंडिंग, समझ, और दूसरी गौड़ कल्पना यानी रीजनिंग या तर्क। मुख्य कल्पना का संबंध समझ से है और गौड़ कल्पना का संबंध तर्क से है। वे कहते हैं कि मुख्य कल्पना प्रायः सभी में होती है। अब देखिए दोनों कल्पनाएं पाई कहाँ जाती हैं। पहली जो मुख्य कल्पना है, मुख्य कल्पना हर व्यक्ति में पाई जाती है। सामान्यतः पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया, अपने घर परिवार सारी चीज़ों को पहचानने का जो एक रूप होता है, एक कल्पना में जो भी संबंधों को लेकर के भावना होती है वो मुख्य कल्पना होती है, वो समझ से है। अब वे कहते हैं कि मुख्य कल्पना प्रायः सभी में होती है और गौड़ कल्पना जो है वो मुख्यतः दार्शनिकों, कलाकारों एवं कवियों में पाई जाती है। गौड़ कल्पना माने रीजनिंग माने किसी भी समस्या, किसी भी चीज़ के कार्य और कारण यानी उसके होने के कारणों पर जो विचार कर सके, ऐसी कल्पना की शक्ति जिसके अंदर होती है वो दार्शनिकों में, कलाकारों में, कवियों में होती है। उनकी कल्पना शक्ति बहुत हाई होती है, तो उसे गौड़ कल्पना भी कहते हैं। कॉलरिज की चिंतन की जड़ें कहाँ थी? जर्मन प्रत्ययवादियों में, जर्मन विचारकों में। और प्रत्ययवादियों का मतलब होता है आइडियलिस्ट, समझ रहे हैं? आइडियलिस्ट माने आदर्शवादी। तो जर्मन आदर्शवाद के दर्शन में कॉलरिज के चिंतन की जड़ें पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या है कि जहाँ सुसंबद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए कि जर्मन जो प्रत्ययवादी हैं, आदर्शवादी, वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ में सुसंबद्धता यानी कि सब कुछ परफेक्ट का जो भाव होता है वो उसे महत्व देते हैं। मुख्य कल्पना बाह्य भौतिक जगत से सामग्री जुटाती है। अब हमें देखना यह है कि मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना दोनों का काम क्या होता है। मुख्य कल्पना बाह्य जगत से सामग्री जुटाती है और गौड़ कल्पना इन बाह्य वस्तुओं के अंतस में व्याप्त सत्य का भेदन करती है। अर्थात जो प्राइमरी जो इमेजिनेशन है, जो हर मनुष्य के अंदर है, वो भौतिक जगत से सामग्री जुटाती है, दुनिया को देखती है, दुनिया की घटनाओं को देखती है। लेकिन जो गौड़ कल्पना होती है, जो रीजनिंग पावर होती है, तर्क शक्ति होती है, वो मुख्य कल्पना द्वारा जुटाए गए जो सामान है, जो दिन भर में आपने देखा, दिन भर में जो कुछ जाना, जब आप उसे अपने मन में तर्क शक्ति के माध्यम से जब उस पर विचार करते हैं, तब वो क्या करती है कि उसकी तह में जाती है, उन समस्याओं की तह में जाती है। एक समस्या से दूसरी समस्या का संबंध जोड़ती है कि अच्छा ये ऐसा हुआ तो ये इस कारण हुआ। ये काम करने की शक्ति गौड़ कल्पना में होती है। तो इसे ध्यान रखना है कि मुख्य कल्पना जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सोचते रहते हैं, वो बाहर से जो कुछ भी देखती है वो हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा होता है, और गौड़ कल्पना उन सभी पर विचार करती है, उसके सत्य का भेदन करती है कि ऐसा क्यों है। ये आपको ध्यान देना है कि कॉलरिज ऐसा कहते हैं। आगे देखिए, गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना द्वारा संग्रहित वस्तुओं और तत्वों का तार्किक, प्राकृतिक एवं सुसंबद्ध पुनर्संयोजन करती है। अब आप देखेंगे तो आपको ये वही बात लगेगी कि गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना द्वारा संग्रहित वस्तुओं का तार्किक, प्राकृतिक और सुसंबद्ध पुनर्संयोजन करती है। यानी उसके अंदर इतनी पावर होती है गौड़ कल्पना के भीतर कि वो
अलग अलग समस्याओं को, अलग अलग दुनिया की सारी वस्तुओं को, बातों को, विचारों में सामंजस्य स्थापित करती है। जो शुक्ल जी का सिद्धांत था विरुद्धों में सामंजस्य स्थापित करना, है ना, प्रेम और घृणा एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन उनमें सामंजस्य स्थापित करने की जो शक्ति होती है वो कल्पना में होती है। तो ये शक्ति गौड़ कल्पना में कॉलरिज मानते हैं। कल्पना का एक और अन्य प्रकार वे बताते हैं, ललित कल्पना, जिसे फैंसी कल्पना कहते हैं। फैंसी कल्पना यह है कि मतलब दिखावटी कल्पना है। जैसे होता है कि आप बाहर देखिए कि दुनिया की जो सजावट की बहुत सामग्रियां बाहर में आपको दिख जाएंगी, लोगों के रहन सहन के तौर तरीके जो केवल प्रदर्शन होता है, वो प्रदर्शन ललित कल्पना में फैंसी किस्म का एक कल्पना है। फैंसी किस्म से सोच करके कुछ सजावट की गई हो जहाँ पे, वो फैंसी है। उसमें न सुसंबद्धता होती है, न नैतिकता होती है, और न उसमें नेचुरल बिहेवियर होता है, प्राकृतिक संबंध भी कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि यांत्रिक संयोजन मात्र है। क्योंकि यांत्रिक संयोजन जैसे किसी के बर्थडे पे गुब्बारे लगाना, कागज़ की रंगीन फुलझड़ियाँ लगा देना, कुछ लगा देना, तो ये फैंसी कल्पनाओं का पूरा कार्य व्यापार है। इसमें कोई नेचुरल बिहेवियर नहीं होता, कोई सुसंबद्धता नहीं होती, केवल प्रदर्शन भर होता है। तो ये ललित कल्पना की बात वो करते हैं कॉलरिज। कहते हैं कि इसमें यांत्रिक संयोजन होता है, यंत्र की तरह, यंत्र से बना यंत्र की तरह उसे संयोजित करना है, एक ही टाइप से उसको लगाना है। फलस्वरूप यह कल्पना निरसता उत्पन्न करती है। तो जो ललित कल्पना है, जो फैंसी इमेजिनेशन है, वो निरसता उत्पन्न करती है, ऐसा कॉलरिज मानते हैं। आगे वे लिखते हैं, सर्वसामान्य में व्याप्त मुख्य कल्पना मानव मात्र में ईश्वरीय कल्पना का अंश है। तो हमने शुरुआत में ही देखा कि जो मुख्य कल्पना होती है वो सब में पाई जाती है, और जो सब में पाई जाती है वह ईश्वरीय कल्पना का अंश है। तो परीक्षाओं में जब भी पूछे कि किस कल्पना को कॉलरिज ईश्वरीय कल्पना का अंश मानते हैं, तो मुख्य कल्पना जो हर एक व्यक्ति में पाई जाती है वह ईश्वरीय कल्पना का अंश है। आगे हम देखते हैं, श्रेष्ठता क्रम में कॉलरिज प्रथम स्थान पर गौड़ कल्पना को मानते हैं। ये मानते हैं कि इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया के सभी घटनाओं में, विचारों में सामंजस्य स्थापित कर सकती है, इसलिए गौड़ कल्पना को पहला स्थान दिया। दूसरा स्थान दिया मुख्य कल्पना को, जो हर मनुष्य में सामान्य रूप से पाई जाती है, और ललित कल्पना को तीसरा स्थान दिया, जो फैंसी कल्पना है, जो यांत्रिक होती है, जो नीरस होती है। आगे हम देखिए कॉलरिज की रचनाएं, बहुत महत्वपूर्ण जो रचनाएं उनकी हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड्स, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट। ये चारों रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट। तो ये